अरे अभी तक तो तैयारी हो रही है क्या? लड़के वाले पहुंचने वाले हैं और तेरा अभी तक श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। अरे मम्मी पहले खुद बोलती हो, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं तो अच्छी तरह तैयार हो जाना। अब अच्छी तरह तैयार हो रही हो तो जल्दी मचा रही हो। अरे तो इतनी भी देर लगाने को नहीं बोला था। चल जल्दी से नीचे आ जा, वो लोग अभी आते ही होंगे। सिमरन आज के जमाने की पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की है, अच्छी जॉब करती है और खुद को भी बहुत अच्छे से संभालती है और ऐसी फैमिली में ही जाना चाहती है जहां वो लोग उसे और उसकी प्रोफेशनल लाइफ को समझ सके। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आते हैं और सिमरन भी उनके साथ बैठ जाती है। वैसे हमारी बेटी शादी के बाद भी नौकरी कर सकती है ना? अरे आप पूछ क्यों रहे हो पापा? सीधे सीधे बोलो ना कि मेरी बेटी शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करेगी। अरे रुक जाना। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आज के जमाने में तो लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अगर आपकी बेटी को शादी के बाद जॉब करनी है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। ये बात सुनकर सिमरन के मन में लड्डू फूट जाते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। 2 महीने बाद की शादी की डेट निकलती है। सिमरन उनके घर में नई नवेली बहू बनकर आ जाती है। शुरू के कुछ दिन तो शादी के बाद की रस्मों में निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद, अरे यार लगता है आज तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। रात को प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत टाइम लग गया। अरे डोंट वरी सिमरन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। चलो दोनों साथ में ही चलते हैं। मयंक और सिमरन घर से निकलने लगते हैं। तभी उनकी पड़ोसन शकुंतला उनके घर आती है। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बहू रानी? ऑफिस जा रही है आंटी जी। अरे वाह, ऑफिस जा रही है? तेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है यशोदा। सुबह सुबह उठकर इसने घर का सारा काम भी कर लिया, तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना दिया और अब ऑफिस भी जा रही है। माफ करना आंटी जी, लेकिन नाश्ता मैंने नहीं बनाया, मम्मी जी ने बनाया है। और सफाई के लिए तो हमने घर में मेड रखी है। सुबह सुबह ऑफिस की वजह से मैं काम नहीं कर पाती ना। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। मम्मी जी पापा जी हम चलते हैं। सिमरन और मयंक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पड़ोसन शकुंतला यशोदा को बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें बोलने लगती है। मुझे तो आज पता लगा यशोदा के घर में खाना तो बनाती है। तेरे घर में बहू है, उसके बाद भी अगर तुझे काम करना पड़े तो बहू का क्या फायदा? नौकरी करती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर का काम नहीं करेगी। अरे अब क्या बोलूं शकुंतला, आज का जमाना ही ऐसा है। अब बहू नौकरी करती है तो कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते। हाँ लेकिन ऐसे तो तेरी बहू सर पर चढ़ जाएगी। तुझे अच्छा लगता है क्या उसके होते हुए घर में काम करना? मैं तो कभी अपनी बहू के सामने कोई काम नहीं करती। तू भी उसे आगे से ज्यादा काम मत करके दे। यशोदा को तो पहले ही अपनी बहू के घर में आने के बाद काम करना पसंद नहीं था, और अब जब पड़ोसन ने 4-5 बातें बोल दी तो यशोदा ने ठान लिया कि अब वो खाना नहीं बनाएगी शाम के समय। अरे क्या हुआ माँ, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? बेटा मेरी अब काम की उम्र नहीं रही, इसलिए तो घर में बहू लेकर आई थी। लेकिन बहू तो नौकरी करती है और पूरे दिन भर का खाना मुझे बनाना पड़ता है। मुझसे अब ये सब काम बिल्कुल नहीं होता बेटा। बहू को बोल थोड़ा घर संभाले। अरे माँ मैं भी जॉब करता हूँ, और जब जॉब से आने के बाद मेरे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं बचती तो सिमरन के अंदर कहाँ से बचती होगी। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं घर में खाना बनाने के लिए कुक रख दूंगा। आपको खाना बनाने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मयंक घर पर खाना बनाने के लिए कुक रख देता है और उसे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। देख रहे हो ना आप दोनों, बहू को कितना सर पर चढ़ाया हुआ है। अरे दुनिया की बहू नौकरी करने जाती है लेकिन अपने घर में खाना तो बनाती है। सफाई के लिए इन्होंने अलग से नौकरानी रखी है, खाना बनाने के लिए अलग से कुक रखा है। इतनी नौटंकी है कि हमारी बहू कर रही है, वरना बहुएं घर का काम भी करती हैं और नौकरी भी करती हैं। ठीक कह रही हो मम्मा। मैं तो क्या बोलूं भाग्यवान, मेरा तो खाना हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। गोपाल बाहर टहलने के लिए चला जाता है। तभी यशवी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं तो बोल रही हूँ इस कुक को नौकरी से हटा दो और बोल दो कि पापा जी को इसका हाथ का खाना पसंद नहीं आता। भाभी की तो ऐश हो गई ना, कोई काम ही नहीं करना पड़ता। खाना बनाने की ड्यूटी आप भाभी को दे दो। इतना टाइम तो उनके पास होता ही है कि जॉब के अलावा खाना तो बना सके। ठीक कह रही है तो, आज आने दे इन दोनों को। शाम को मयंक और सिमरन ऑफिस से घर आते हैं तो उनके सामने यशोदा यही बात छेड़ देती है। बेटा तेरे कहने पर घर पर वो खाना बनाने वाला भी रख कर देख लिया, लेकिन उसके हाथ के खाने में तेरे पापा जी को बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। हम मानते हैं कि बहू नौकरी करती है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता,
इसलिए हमने घर में साफ सफाई वाली भी रख दी। लेकिन नौकरी के साथ साथ बहू की जिम्मेदारी हम सबके लिए भी तो है ना। तू उसे बोल कि वो खाना बना दिया करे और हमें उससे कोई काम नहीं करवाना। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ। मयंक इस बारे में सिमरन से बात करता है। तुम जानते हो ना मयंक, ये कॉर्पोरेट लाइफ कितनी ज्यादा हेक्टिक है। पहले ही ऑफिस में इतना काम कर करके इतनी थकान हो जाती है, ऊपर से घर आकर भी कभी कभी काम करना पड़ता है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ सिमरन, लेकिन घर वालों को क्या ही बोलूं। घर पर कुक भी रखा, लेकिन उसके हाथ का खाना भी पापा को पसंद नहीं आया, और मम्मी से अब काम होता नहीं। यश भी अपनी पढ़ाई में लगी रहती है, तो बोलूं तो किसे बोलूं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन सुबह 4:30 बजे सिमरन के फोन का अलार्म बजा। अरे यार, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। रात को 12 बजे काम करके सोई थी, पर क्या करूं, मजबूरी है। सिमरन जल्दी से फ्रेश होकर किचन में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है और 6 बजे तक सबके लिए नाश्ता और लंच बनाकर रेडी कर देती है। खाना तो बन गया, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, और अब तो ऑफिस के लिए तैयार होने का भी टाइम हो गया। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग भी तो है आज। बस मुझे ऑफिस में नींद ना आ जाए। सिमरन जल्दी से नहाती धोती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन ऑफिस में पूरा दिन आज उसे बार बार उबासी आती रहती है। अरे क्या हो गया सिमरन, इतनी उबासी क्यों ले रही हो? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? अरे कहाँ यार, काम करके 12 बजे तो सोई थी, और खाना बनाने के लिए सुबह 4:30 बजे उठना पड़ा। उफ़ो, लेकिन तुम्हारे घर पर तो खाना बनाने के लिए कुक था ना? हाँ था, लेकिन मेरे ससुर जी को उसके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे सब मैनेज करूंगी मैं। पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक हार कर सिमरन घर जाती है। कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो उसकी सासू माँ रात के खाने के बारे में कहने लगती है। अरे बहू, कितना टाइम लगा दिया कपड़े चेंज करने में। चल, सबको भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दे। जी मम्मी जी। एक तो पहले ही सिमरन थकी हुई थी, ऊपर से कोई खाना बनवाने में उसकी हेल्प ही नहीं करता था। बेचारी हर टाइम थकी थकी सी काम में लगी रहती। इसी तरह शादी को 1 साल बीता। बेटा, अब तो शादी को 1 साल बीत गया, अब तो हमें खुशखबरी सुना दो। हाँ भाभी, कब बुआ बना रही हो आप मुझे? क्या बताऊं, ऑफिस और घर की वजह से मुझे अभी खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल पाऊंगी। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है, हम है ना, हम संभाल लेंगे। और वैसे भी घर में एक नन्हा मेहमान तो होना ही चाहिए, उसके सहारे हमारा भी घर में मन लगा रहेगा। पहले तो घर वाले बोल देते हैं कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे। 1 साल बाद सिमरन को बेटा होता है और उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। 1 साल तक तो वो मैटरनिटी लीव पर रहती है, लेकिन 1 साल बाद मैं जानती हूँ मयंक की मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो गई है और अब मुझे फ्री की सैलरी नहीं मिलेगी। अब तो रुद्र भी 1 साल का हो गया है। अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, चिंता मत करो। लेकिन सिमरन, अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी तो तुम इतना सब कैसे मैनेज कर पाओगी? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो तुम्हें रुद्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप चिंता मत करो, मम्मी जी ने कहा है कि वो रुद्र को संभाल लेंगी। और वैसे भी पोता पोती का ज्यादातर टाइम तो अपने दादा दादी के साथ ही बीतता है। इसी बहाने मम्मी जी और पापा जी का भी मन लगा रहेगा। अगले हफ्ते से सिमरन ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और रुद्र की जिम्मेदारी घर वालों पर आ जाती है। अरे कितनी देर हो गई, तब से रोए जा रहा है, सर में दर्द कर दिया इसने तो मेरे। भाभी खुद तो ऑफिस चली गई और इसे हमारे पास छोड़ गई। भाभी तो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के पीछे लगी रहती हैं। खुद ऑफिस गई तो इसे भी लेकर चली जाती। रो रो कर दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। सुनिए जी, इसे आप संभालिए थोड़ी देर के लिए, मैं अंदर अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे लेकिन मुझे कहाँ बच्चे संभालने आते हैं, और वैसे भी मुझे बाहर जाना है, तो तुम ही संभालो इसे। जहाँ पहले हर कोई बहू को बेबी के लिए प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन जब उसे संभालने की बारी आई तो सब अपना पल्ला झाड़ने लगे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद। माफ कर बहू, लेकिन मुझसे रुद्र नहीं संभाला जाता। अरे इस उम्र में अपना आपा नहीं संभाला जाता तो बच्चा कहाँ से संभाला जाएगा, तू ही संभाल भी इसे। मम्मी जी, जब मैं घर पर होती हूँ तो मैं ही तो रुद्र को संभालती हूँ, लेकिन अब मैं घर पर होती ही नहीं तो उसे कैसे संभालूंगी? उसे अपने साथ ऑफिस लेकर तो नहीं जा सकती। हाँ मम्मी, और अगर आपको रुद्र को संभालने में प्रॉब्लम होती है तो यशवी है ना, कॉलेज से आने के बाद वो रुद्र का ध्यान रख लेगी। नहीं भैया,
आपको पता नहीं मेरी कॉलेज की पढ़ाई का मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, और ये ना हर टाइम रोता ही रहता है, रोत लूं। अगर मैं इसे संभालूंगी तो ये मुझे पढ़ने भी नहीं देगा। हाँ बेटा, और मैं भी अब कहाँ इतना सब कर पाता हूँ। वैसे भी आधे से ज्यादा समय तो मैं घर से बाहर रहता हूँ। देख बेटा, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, अब तक जितना हमसे हुआ हमने कर दिया, अब आगे हमसे नहीं होगा। अब तो बहू को ही रुद्र की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी जी, जॉब के साथ साथ मैं कैसे रुद्र को हर टाइम संभाल सकती हूँ? अरे नहीं संभाल सकते तो छोड़ दे नौकरी और घर संभाल अपना। घर संभाला नहीं जाता और नौकरी करनी है, इसे कल से कोई जरूरत नहीं है तुझे जॉब पर जाने की। ये अब क्या बोल रही हो मम्मी? पहले तो आप सब बोल रहे थे कि रुद्र की जिम्मेदारी संभालोगे, और सिमरन की इतनी अच्छी जॉब है, वो उसे छोड़ देगी तो उसकी इतने सालों की मेहनत भी खराब चली जाएगी। परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बेटा, और वैसे भी अगर तेरी बीवी से नौकरी और एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा तो इससे तो अच्छा है ना कि वो नौकरी छोड़ दे। अब पूरी जिंदगी हम इसका ध्यान थोड़ी न रख पाएंगे। मेरी बात बिल्कुल जायज है, कल से तू नौकरी पर नहीं जाएगी बहू पास। सबने रुद्र को संभालने से हाथ खड़े कर दिए और यशोदा देवी ने भी अपना फैसला सुना दिया। अब ना चाहते हुए भी सिमरन को अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़नी पड़ी। कितनी मेहनत से मैं इस पोस्ट तक पहुंची थी, और मम्मी जी ने एक झटके में बोल दिया कि जॉब छोड़ दो। मैंने पहले ही कहा था, अभी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं बच्चा और जॉब दोनों एक साथ संभाल सकूं। लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो सिमरन, मुझे पता है इस टाइम तुम कितनी परेशान हो, लेकिन जितना ज्यादा इस बारे में और सोचोगी उतनी ज्यादा और परेशान होगी। जॉब छोड़ने के बाद अब सिमरन घर संभालती और रुद्र का ध्यान रखती। इसी तरह 1 महीना बीत गया। भैया, मेरा आज का किराया मुझे दे दो। ये लो। ये क्या, बस 40 रुपए? हाँ, किराया तो मांगा तुमने, किराया तो इतना ही लगता है, 20 आने के 20 जाने के। ठीक, क्या मजाक कर रहे हो भैया? जल्दी से 500 रुपए दो ना। माफ करना मेरी प्यारी बहना, लेकिन अब मैं तुम्हें हर रोज 500 रुपए नहीं दे सकता। पहले तुम्हारी भाभी जॉब करती थी तो उसमें से मैं तुम्हें हर रोज कैब के लिए पैसे दे देता था, लेकिन अब मुझे ही सारा खर्चा देखना है और घर का रेंट भी देना है, तो अब से तुम्हें बस में ही ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन भैया, मैं बस में कैसे जाऊंगी? जैसे सब जाते हैं वैसे तुम भी चली जाना। अब सारी चीजें हमें बजट के अकॉर्डिंग ही तो करनी पड़ेगी। देखो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। मयंक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और यशवी मुंह बनाते हुए अपने कॉलेज के लिए निकलती है। और आज उसे कॉलेज जाते हुए बस में खूब धक्के भी खाने पड़ते हैं। कुछ दिन बाद, अरे मयंक, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? तैयार क्यों माँ, कहीं जाना है क्या? अरे उम्र बढ़ने के साथ साथ तेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है क्या? आज संडे है और तुझे तो पता है संडे को हम बाहर खाना खाने जाते हैं। तुम और बहू जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, हम संडे को पहले बाहर खाना खाने जाते थे, लेकिन अब मेरी इनकम इतनी नहीं बचती। मतलब पहले तो मैं और सिमरन दोनों जॉब करते थे, लेकिन जब से सिमरन की जॉब गई है बजट बहुत ज्यादा हिल गया है। घर में पहले इतने खर्चे हैं, इसलिए हर संडे बाहर रेस्टोरेंट में जाकर इतना महंगा खाना अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट्स भी तो भरनी है। ये क्या बात हुई भैया? अब क्या हमें छोटे छोटे खर्चे करने से पहले भी इतना सोचना पड़ेगा? हर खर्चा अपने बजट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है यशवी, और अगर मेरा अभी इतना बजट नहीं है तो जाहिर सी बात है मैं इतना खर्चा कहाँ से करूंगा। सिमरन ने जब से जॉब छोड़ी है तब से घर में आने वाली इनकम तो आधी हो गई है, तो खर्चों में भी तो कटौती करनी पड़ेगी ना। दिन पर दिन घर की किसी न किसी खर्चे में कटौती हो रही थी, क्योंकि अकेला मयंक अपनी सैलरी में कितना ही कुछ कर सकता था। तभी कुछ दिन बाद, मम्मी जी, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज दिन में एसी मत चलाना। इस बार इनकी जेब में एक भी पैसा नहीं बचा। हमें ही खर्चों पर थोड़ा काबू करना होगा और हर चीज देखकर यूज करनी होगी। हाथ हो गई भाई, अब तो एसी चलाने पर भी पाबंदी लग गई। तभी यशवी भी पैर पटकते हुए वहां पर आती है। अरे मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है और वाईफाई नहीं चल रहा। आपके पास वाईफाई वाले का नंबर है ना भाभी, जरा कॉल करो ना। अब वाईफाई नहीं चलेगा यशवी, तुम्हारे भैया ने वाईफाई का कनेक्शन कटवा दिया है। वो हर महीने तुम्हारे फोन में रिचार्ज तो करवाते हैं, तो अपने फोन में ही क्लासेस अटेंड कर लिया करो ना। खामखा वाईफाई का खर्चा हो जाता है। घर का किराया और बाकी सब खर्चे वही बड़ी मुश्किल से मैनेज हो पा रहे हैं, इसलिए तुम भी थोड़ा समझो। इससे पहले कि यशवी कुछ और बोलती, मयंक भी ऑफिस से घर आ जाता है। भैया, ये क्या किया आपने? वाईफाई का कनेक्शन भी कटवा दिया। और बहू का सुन, वो दिन में हमें एसी चलाने से मना कर रही है। अब अपने ही घर में हम एसी चलाकर नहीं बैठ सकते क्या? अरे आप चाहे तो घर में 24 घंटे एसी चलाकर बैठो मम्मी, लेकिन खर्चे भी तो देखो ना।
घर में कमाने वाला मैं अकेला, घर का राशन, बिजली, घर का किराया, मेरी ईएमआई, यशवी की पढ़ाई का खर्चा, क्या क्या मैनेज करूंगा मैं। सिमरन जब जॉब करती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है, तो आप लोगों को कुछ तो समझना ही पड़ेगा। ये सब कुछ बोलकर मयंक अपने कमरे में आ जाता है और सिमरन भी उसके पीछे पीछे वहां से चली जाती है। अब आए दिन पैसों की कमी की वजह से घर में किसी न किसी खर्चे में कटौती करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से घर वालों का बुरा हाल हो गया। यार मम्मी, इससे तो अच्छा पहले ही था जब भाभी जॉब करती थी। कम से कम मुझे कैब में जाने के लिए हर रोज 500 रुपए मिलते थे। ठीक कह रही है बेटा, और कम से कम पहले पूरा पूरा दिन हम एसी के नीचे बैठे रहते थे। अब तो दिन में एक बार भी ये नहीं चलता, और ना कहीं हम घूमने जा पाते हैं। मैं तो कहता हूँ बहू को दोबारा से जॉब पर भेज देते हैं, वही ठीक रहेगा, वरना कुछ दिनों में पता नहीं हमें और किस किस चीज की कटौती करनी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं आप, मैं आज ही बहू से बात करती हूँ। शाम को यशोदा अपनी बहू सिमरन के पास जाती है। अरे मम्मी जी, आप क्या हुआ, आइए बैठिए। बेटा, मैं तुझसे ये कहने आई थी कि तू बहुत मेहनती है, और इतनी मेहनत से तूने इतनी अच्छी जॉब भी हासिल की थी, तो तू ना अपनी मेहनत बेकार मत जाने दे, फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं एक साथ घर, ऑफिस और रुद्र को नहीं संभाल सकती। आपने बोला था ना, नौकरी छोड़ और घर संभाल, वही तो कर रही हूँ मैं। अगर फिर से जॉब करने लगी तो बस जॉब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाऊंगी। अरे बेटा, तू बस अपनी जॉब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेंगे। खाना मैं और यश भी मिलकर बना लेंगे, और रुद्र की ना तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी उसे। लेकिन तू ना कल से ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले बेटा। जैसे ही सिमरन की नौकरी छोड़ने की वजह से घर में पैसों की तंगी हुई, तो सबकी अकल ठिकाने आ गई और सबने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हंसते हंसते ले ली। भले ही ये बात हमें थोड़ी मजाकिया लग रही है, लेकिन ये आज के जमाने की कड़वी सच्चाई है कि लोगों ने लड़के और लड़की को इक्वालिटी का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई, लिखाई और नौकरी करने तक। आज भी हस्बैंड और वाइफ जब दोनों जॉब करते हैं तो जॉब के साथ घर संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की को ही दे दी जाती है, जबकि जिम्मेदारी तो दोनों की होनी चाहिए ना, और साथ में पूरे परिवार की होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ के बिना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये बात सभी को समझनी चाहिए। अंजलि, अंजलि कहाँ चली गई, इधर आओ। उसके बाद अंजलि जल्दी से किचन में आती है। हाँ भाभी, कहिए क्या काम है। ये तुमने धोए हैं बर्तन? हाँ भाभी, मुझे तो बर्तन ही नजर आ रहे हैं। क्यों, आपको कुछ और दिख रहा है क्या? हे भगवान, ये आपको क्या हो गया भाभी? अरे अंजलि, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। मेरा मतलब था कि देखो, इन पर साबुन तो ऐसा का ऐसा लगा हुआ है। ऐसा का ऐसा मतलब कैसा भाभी? अरे मतलब तुमने बर्तनों पर साबुन लगाकर छोड़ दिया, तुमने उनको अच्छे से वॉश नहीं किया है। भाभी, मैंने बर्तन अच्छे से ही धोए थे। अच्छा, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बर्तन कैसे धोते हैं। ठीक है भाभी। उसके बाद मीना बर्तन धोने लगती है। ये देखो, बर्तनों पर थोड़ा सा भी साबुन नहीं बचा है, हमें हमेशा इसी तरह से बर्तन धोने हैं। ठीक है भाभी, मैं आगे से अच्छे से बर्तन साफ करूंगी। इसके बाद अंजलि बाहर चली जाती है और मीना रसोई में। जरा मैं भी तो चखूं खाना कैसा बना है। खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। अभी कुछ करना होगा मुझे। उसके बाद मीना खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। ओह, नमक? खाने में कितना नमक है? अब खाने में नमक है या नमक में खाना, समझ में नहीं आ रहा। खाना खाकर तो यही लग रहा है कि इतने नमक में थोड़ा सा खाना डाल दिया हो। ये भला कैसा खाना बनाया है तुमने? अजीब खाना मैंने नहीं, अंजलि ने बनाया है। सच में खाने में कितना ज्यादा नमक है, खाया ही नहीं जा रहा। क्या सच में खाने में इतना नमक है? हाँ अंजलि, नमक कुछ ज्यादा ही हो गया है। पर मैंने तो नमक कम ही डाला था, ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा तो होना ही था, मैंने नमक जो डाला था ऊपर से। कोई बात नहीं अंजलि, कभी कभी हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, कल से मीना बहू ही खाना बना लिया करेगी। ठीक है माँ जी, कल से खाना मैं ही बना लिया करूंगी। चलो, मेरी ये ट्रिक तो काम कर गई। अंजलि, जरा इधर आओ। अब क्या हुआ भाभी? मुझे चाय बनानी है, पर मुझे चाय पत्ती का डिब्बा कहीं पर मिल ही नहीं रहा। भाभी, मैंने तो यहीं रखा था, अब ध्यान से देखिए ना, यहीं कहीं होगा। अंजलि, मैंने सब जगह चेक कर लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा।
उसके बाद अंजलि चाय पत्ती का डिब्बा पूरे किचन में ढूंढती है, पर उसे वो बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ मिलता है। ये देखो भाभी, मिल गया। फाइनली। पर तुम ना रसोई का काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करती हो। तुम सारे डिब्बों को आगे पीछे कर देती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन डिब्बों को एक लाइन में लगा कर रखा करो, और मसाले के डिब्बे हमेशा आगे वाली लाइन में ही होते हैं, पर तुम कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देती। भाभी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से काम करने की। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, आज रसोई का काम मैं संभाल लेती हूँ, तुम अभी जाकर झाड़ू लगा लो। ठीक है भाभी, पर आज तो आपको कपड़े धोने थे और अभी सबके लिए खाना भी बनाना है, फिर बर्तन भी धोने हैं। हाँ, तो रसोई का सारा काम मैं कर लेती हूँ। मैं खाना बनाकर बर्तन साफ कर दूंगी, तुम अभी जाकर करके साफ सफाई कर लो, और कपड़े ना तुम ही धो देना। अब मैं आज आराम से रसोई का काम करूंगी। अगले दिन फिर से जब अंजलि रसोई में काम कर रही थी, अरे आज इसे रसोई से बाहर निकलने का क्या प्लान बनाऊं। उसके बाद अंजलि दूध का पतीला गैस पर रखकर बाहर चली जाती है। आइडिया। अब मैं आज के प्लान को अंजाम दूंगी। उसके बाद मीना रसोई में जाकर गैस तेज कर देती है, जिसकी वजह से सारा दूध बाहर आकर गिर जाता है। फिर मीना आवाज लगाकर अंजलि को बुलाती है और अंजलि वहां पर आती है। ये देखो अंजलि, तुमने फिर से सारी रसोई गंदी कर रखी है। ये देखो, दूध उबलकर पूरा बाहर आ गया, पूरा स्टव गंदा हो गया। अब मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। अरे दीदी, मैं तो गैस कम करके गई थी, ये कैसे हो गया? हो, मैं तुम्हें कह कर थक गई हूँ। कोई बात नहीं, अब किचन का सारा काम मैं ही करूंगी, तुम घर की साफ सफाई करो, जाओ। ठीक है भाभी। उसके बाद से मीना रसोई का काम करने लगती है, और वो कभी भी अंजलि को रसोई का कोई काम करने नहीं देती थी। अंजलि को घर का बाकी सारा काम करना पड़ता था। वो हर रोज घर की साफ सफाई करती, घर के सारे कपड़े धोती। आज इतना काम था, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। ये काम कितना मुश्किल है। तब अंजलि के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बेटी, कैसी हो तुम? बस मम्मी, मैं भी ठीक हूँ। आज ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। आज मैंने पूरे घर की साफ सफाई की है, और इतने ज़्यादा कपड़े थे, मैंने वो सारे कपड़े भी धोए। बस काम कर करके अभी फ्री हुई हूँ। बेटा एक बात बता, मैं जब भी तुझसे बात करती हूँ तू हमेशा यही कहती है, तूने घर की साफ सफाई की या फिर कपड़े धोए। क्या तेरी जेठानी घर का कोई काम नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है मम्मी, दीदी रसोई का सारा काम करती हैं। वो खाना बनाती है, बर्तन धोती है। दरअसल ना मैं रसोई का काम अच्छे से नहीं कर पाती, इसीलिए उन्होंने रसोई का काम संभाला है। अरे मेरी बेटी, तू भी कितनी भोली है। तेरी जेठानी तुझे उल्लू बना रही है, वो बहुत ज्यादा चालाक है। वो कैसे मम्मी? अरे बेटा, तेरी जेठानी चाहती है कि रसोई का सारा काम वो खुद करे और तुझे रसोई में आने ही ना दे, ताकि घर का जितना भी काम है वो तुझे करना पड़े। अरे वो बहुत चालाक है। वो चाहती है कि वो बस रसोई में खड़े होकर खाना बना ले और बर्तन साफ कर ले, फिर पूरा दिन आराम से फ्री रहे, और तुझे पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। साथ ही घर का जितना भी काम होता है वो सब तुझे करना पड़ता है। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कहती हो। मैं अभी जाकर दीदी से बात करती हूँ। उसके बाद अंजलि मीना के पास जाती है। दीदी, मुझे सब समझ में आ गया है, आप मुझे रसोई में काम क्यों नहीं करने देती? क्या समझ में आ गया तुम्हें? यही कि आप बस रसोई में आराम से खाना बनाओ और बर्तन धोकर पूरा दिन फ्री हो जाओ, और घर का सारा काम मुझे करना पड़े। अरे इसे तो सब पता चल गया। अब अरे नहीं अंजलि, वो तो बस। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया, पर मेरे पास तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे हमें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कैसा आइडिया? भाभी, आज से आप भी खाना अच्छा मत बनाना और बर्तन भी ढंग से साफ मत करना। मैं भी घर की साफ सफाई अच्छे से नहीं करूंगी, जिससे घर के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। और उससे क्या होगा? अरे भाभी, उसके बाद सभी हमसे परेशान हो जाएंगे। फिर हम सासू माँ को कह देंगे कि वो घर में काम वाली रख ले। आखिर हमारे पति इतना कमाते हैं, तो हमें भी उसका कुछ फायदा तो उठाना चाहिए ना। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो अंजलि, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। उस दिन के बाद से मीना और अंजलि अच्छे से काम नहीं करती। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? आज तो इसमें ना नमक है ना मिर्च। सही कहा माँ आपने। आजकल तुम दोनों को हो क्या गया है? ना तो खाना अच्छा बनाते हो और ना ही हमें सुबह समय पर लंच पैक करके देते हो। हमें हर रोज ऑफिस में बाहर का खाना खाना पड़ता है।
अजी घर में इतना सारा काम हो जाता है, हम पूरा दिन काम कर करके थक जाते हैं, इसलिए सुबह लेट हो जाता है। हाँ जी भैया, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब कोई बात नहीं, जैसा खाना बनाया वैसा खा लीजिए ना, इतना भी बुरा नहीं बनाया। अब और कोई चारा भी तो नहीं है? हाँ भैया जी, ये रोटी है, आपको चारा चाहिए क्या? हाँ, अब वो भी लाई दो। अच्छा ठीक है। मीना अंजलि की तरफ चुप रहने का इशारा करती है। थोड़ी देर बाद, अरे बहू, ये बर्तन तो धो दो। नहीं नहीं मम्मी जी, हम कल सुबह धोएंगे, अभी तो हम बहुत थक गए हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं अभी चली सोने। उसके बाद मीना और अंजलि अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। आखिर इन बहुओं को हो क्या गया है? अगली सुबह, अरे बहू, ये कैसी झाड़ू लगाई है, सारा घर फैला पड़ा है, और देख ढंग से साफ सफाई भी नहीं की, सब चीजों पर रेत यूं का यूं ही चमक रहा है। अगर चमक रहा है तो अच्छी बात है ना मम्मी जी, सब शाइन करेगा। हे भगवान, मेरी दोनों बहुओं को क्या हो गया है? अरे बहू, चमकने से कुछ शाइन नहीं करता, ये देख कितना गंदा लग रहा है सब। और मीना, तूने कपड़े धो दिए? नहीं मम्मी जी, अभी मैंने कपड़े नहीं धोए, मैं ना बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए। बहू देख, मुझे कल फंक्शन में जाना है और मुझे वो हरे रंग की साड़ी पहनकर जानी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि इसे याद से धो देना, कम से कम उसे ही धो दे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी धो देती हूँ। अब तू कहाँ चली बहू? घर की साफ सफाई तो अच्छे से कर दे। मम्मी जी, मैंने सुबह ही तो साफ सफाई की थी, अब मुझसे ना इससे ज्यादा अच्छे से काम नहीं होगा। इतना कहकर अंजलि और मीना वहां से चले जाते हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। रात को, बेटा तू कल ही किसी काम वाली को ढूंढ ले, हम एक काम वाली रख लेते हैं। क्यों माँ, आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है, हमारी दोनों बहुएं भी मिलकर नहीं कर पाती, उन्हें काम करने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए इससे अच्छा है कि हम एक काम वाली ही रख लें। ठीक है माँ, मैं कल से ही ढूंढता हूँ। मीना और अंजलि दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। देखा दीदी, मैंने कहा था ना ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, आखिर हमारा आइडिया काम कर ही गया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तो मज़ा ही आ गया, अब हमें चैन की नींद आएगी। हाँ, प्लान सक्सेसफुल। प्लान सक्सेसफुल। इसके बाद मीना और अंजलि खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती हैं। बहू खुले मिजाज की हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या हो जब उसका एक्स्ट्रा एडवांस नेचर उसी पर हावी हो जाए? देखते हैं। सासू माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आज परी और सोनू के स्कूल से कॉल आया था, उनकी बस आज दूसरी जगह रुकेगी। अरे लेकिन बस स्टॉप क्यों बदला बहू? शायद सड़क की मरम्मत की वजह से। वैसे माँ, मैं बताना भूल गई, कल मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं घर पर। वो तो हर हफ्ते आते हैं, या तो वो आते हैं नहीं तो तुम जाती हो। अरे जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो परिवार के साथ रहा करो। ओहो, अब आप भी बोलेंगे? वो क्या है ना, वो लोग पार्टी के लिए बहुत जिद कर रहे थे तो मैंने हाँ कर दिया। ओके बाय। बेटा पार्टीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी अपना समय परिवार को भी दे दिया करो। हमने तो इस बार प्लानिंग किया था कि सब परिवार वैष्णो देवी जाएंगे, लेकिन यह तुम्हारी किटी पार्टी। अरे क्या आप भी कुछ भी सोच कर बैठ जाते हैं, एक बार मेरे से भी तो पूछ लेते हैं। अच्छा वैसे मैं जा रही हूँ, बच्चों को वक्त से ले आइएगा, ठीक है? शाम के वक्त। माँ, हमें फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे वाह, दिखाओ मुझे। ओह, आपने तो हर सब्जेक्ट में 95% से ऊपर नंबर लाए हैं। सोनू कहाँ है, उसे क्या मिला? माँ, मैंने तो अपने पूरे स्कूल में टॉप किया है। तब तो पार्टी बनती है, हम आज रात बाहर खाना खाएंगे। बहू किसी और दिन चली जाना, आज बच्चों ने जिद की तो मैंने उसकी फेवरेट डिश बना दी है। वाह दादी, लव यू लव यू। ये बोलकर बच्चे दादी से चिपक जाते हैं। लेकिन माँ, मेरा बहुत मन था कि उनकी खुशी को सेलिब्रेट करो, आपको पता नहीं। खैर, बहू वहां से चली जाती है। बेटे का फोन था, आज वो लेट से आएगा, उसने बताया ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? वैसे अच्छा ही किया, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी थी। अगले दिन बहू पार्टी में।
सोनिया, म्यूजिक और डांस के बिना पार्टी कैसी यार? बिल्कुल सही, लाउड म्यूजिक के साथ अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। हाँ हाँ, अभी म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। सोनिया, आज ये क्या पहन लिया? तुम पर तो ना शॉर्ट ड्रेसेस ही बहुत अच्छी लगती है। अरे पापा को ये सब पसंद नहीं है। बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन उनके सामने मैंने कभी छोटे कपड़े नहीं पहने। अरे सास ससुर का झमेला मैंने रखा ही नहीं है। वो अपने घर, हम अपने घर। यहाँ हर बात पर रोक टोक, ये मत करो वैसा मत करो। फिर मैंने अपने पति से बात की कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, और आज देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, पूरी तरह से आज़ाद। जो मन करता है वही करती हूँ। बहू को समझना चाहिए, इतना लाउड म्यूजिक, अगल बगल के लोग क्या सोचते होंगे और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। कोई नई बात हो तो बताओ। नाच गाना शोर शराब, बस यही सब इस उम्र में देखना रह गया था। रोनित से बात करूं क्या? शायद वो उसे कुछ समझाए। इतने दिन से तुम तो समझा ही रही हो, वो अब तक तो नहीं समझी ना। अगली सुबह। रोनित सुन बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। क्या बात है माँ? सोनिया का इस तरह रात रात भर पार्टीज करना सही नहीं है बेटा। लाउड म्यूजिक के कारण हमारी नींद तो खराब होती ही है। पता नहीं हमारे पड़ोसी क्या सोचते होंगे। अब माँ, उससे बात करता हूँ, आप परेशान मत हो। रात का वक्त। सोनिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओहो, आज बड़ी फुर्सत में हो। प्लीज बात को इधर उधर मत करो, मेरे पास बैठो। हाँ, बोलो क्या बात है? सोनिया, पार्टीज में लाउड म्यूजिक लगाना जरूरी है क्या? दरअसल माँ पापा आवाज के कारण सो नहीं पाते। अच्छा, तो सासू माँ ने आपसे मेरी शिकायत लगाई है? तुम गलत समझ रही हो सोनिया, उन्होंने बस अपनी प्रॉब्लम बताई है। अच्छा, उनकी प्रॉब्लम। मैं बस कुछ घंटे अपने दोस्तों के साथ हंस बोल लेती हूँ तो उन्हें समस्या होने लगी। ना मैं अपने हिसाब से जी सकती हूँ, ना कपड़े पहन सकती हूँ। अब उन्हें मेरे दोस्त भी खटकने लगे। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? रोनित, मैंने कुछ सोचा है जिससे ना उन्हें कोई दिक्कत होगी ना हमें। और वो कैसे? हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे लेकिन माँ पापा को क्या कहेंगे? ये तुम जानो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत साल हो गए झेलते झेलते। घुटन महसूस होने लगी है मुझे यहाँ। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अगले दिन। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है रोनित? पापा, हम दोनों, मतलब मैं और सोनिया ऑफिस के बगल में किसी फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं, ताकि पैसे और समय दोनों की बचत हो। घर पहुंचते काफी देर हो जाती है ना हमें। लेकिन बेटा। अरे जब बहू और बेटे ने फैसला कर लिया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। हाँ बेटा, लेकिन अगर फुर्सत मिले तो बच्चों को यहाँ जरूर लेकर आना। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल आऊंगा। रोनित और सोनिया नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद। माँ, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज बता दो। तुम देख रही हो ना, तुम्हारी मम्मी अभी अभी ऑफिस से आई है। थक गई हो बेटा। तुम्हारे पापा कहाँ है? वो मदद कर देंगे तुम्हारी। माँ, पापा ने तो आपके पास भेजा है। अजीब है, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, उन्हें ये भी समझ में नहीं आता। बेटा, आज तुम खुद से कोशिश करो, कल से मैं पक्का आपकी मदद करूंगी बस। माँ, दादू तो हमेशा हमारी मदद करते थे, उनकी वजह से ही मैं मैथ्स में हमेशा अच्छे नंबर लाता हूँ। अभी भी ले आओगी बेटा, आपकी मॉम है ना। लेकिन अभी क्या है ना, मॉम को डिनर बनाना है। दादी भी तो खाना बनाती थी, लेकिन हमें होमवर्क भी कराती थी। अरे बेटा, आज सच में आपकी मॉम बहुत थक गई है। ओके मॉम, आज हम खुद करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन बाद सोनिया के पास स्कूल से कॉल आता है। ये सर, आपने मुझे बुलाया? आजकल बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? सर, दरअसल ना मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ऑफिस और घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। आपके बच्चे जो स्कूल में टॉप किया करते थे, इस बार हर सब्जेक्ट में फेल है। क्या? जी, बहुत होनहार बच्चे हैं, संभाल लीजिए उन्हें, नहीं तो आगे चलकर परेशानी होगी। अब सोनिया को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू फोन पर। माँ, आपके बिना मैं घर को नहीं संभाल पा रही हूँ, मुझसे गलती हो गई,
क्या आप मुझे माफ कर देंगी? अरे कैसी बात कर रही है बहू, ये तो तुम्हारा ही घर है। वैसे भी तुम सबके बिना घर बहुत सूना लगता है। जल्दी से आ जाओ बेटा। नंदिनी बहू, सीमा बहू, अरे तुमने घर में अब तक काम नहीं किया? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बुआ जी आने वाली है और उन्हें ये गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माँ जी हम काम तो कर रहे हैं, बस होने ही वाला है। आज सुमित्रा के घर में अच्छे से साफ सफाई हो रही थी, क्योंकि सुमित्रा की दूर की ननद उनके घर कुछ दिन रहने जो आने वाली थी। लेकिन ये बुआ जी थी कौन, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दीदी, आखिर कौन सी बुआ जी हमारे घर आ रही हैं? अरे पता नहीं सीमा कौन सी बुआ जी आ रही हैं। मुझे तो इस घर में आए हुए 7 साल हो गए, लेकिन इन बुआ जी को तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सीमा और नंदिनी आपस में बात कर रही थी, तभी उन दोनों की ये बात सुनते हुए सुमित्रा उनके पास आती है। बहू तू भले ही 7 साल से इस घर में रह रही है, लेकिन तू दीदी को नहीं जानती, क्योंकि वो यहाँ रहती नहीं और वो बहुत कम आती है यहाँ। इसलिए अपना मुंह मत चलाओ और चुपचाप काम पर लग जाओ, समझी? इतना बोलने के बाद सुमित्रा वहां से चली जाती है। सीमा और नंदिनी काम में लग जाती हैं। कुछ घंटे बाद सुमित्रा की ननद कुंती उनके घर आती है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, किधर हो? आखिरकार मैं इतने सालों बाद अपने घर में आ ही गई। कुंती को देख मानो सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी खुशी कुंती के पास जाती है। अरे दीदी तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अरे आती कैसे नहीं, आखिर मेरे घर में मेरी 2 बहुएं जो आ गई और मैंने उन्हें अब तक देखा भी नहीं। कहाँ है मेरी दोनों बहुएं? जरा मैं भी तो देखूं मेरी दोनों बहुएं दिखती कैसी हैं। अरे आप चिंता क्यों करती है, मैं अभी आपकी दोनों बहुओं को आवाज लगाती हूँ। नंदिनी, सीमा, देखो तुम्हारी बुआ सास आई है, जल्दी आओ और अपनी बुआ सास का आशीर्वाद ले लो। अपनी सास की आवाज सुनकर नंदिनी और सीमा हॉल में आती है और कुंती के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। हाय, मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर है। सच में सुमित्रा, तुझे तो बहू के रूप में देवी मिली है, देवी। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, बैठने के लिए भी नहीं कहोगी क्या मुझे? अरे क्यों नहीं, बैठिए बैठिए आप। अरे बहू तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ जाकर अपनी बुआ के लिए चाय लेकर आओ, जाओ। अपनी सास की बात सुनने के बाद दोनों किचन में जाती हैं और अपनी बुआ सास के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर उनके सामने ले आती है। जैसे ही कुंती चाय की पहली सिप मुंह में डालती है, वैसे ही मुंह बनाते कहती है, हे भगवान, ये चाय बनाई है या जहर? सुमित्रा जरा पी कर देख तो चाय कितनी मीठी बना रखी है। राम राम राम, अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी ना तो परलोक सिधार जाऊंगी। माफ करना बुआ जी, लेकिन हमने चाय मीठी नहीं बनाई, हमने चाय वैसे ही बनाई है जैसे घर में सब पीते हैं। सच में मेरे जाते ही इस घर में सब लोगों ने मीठा मीठा कर दिया है। सुमित्रा, तुझे पता नहीं क्या कि मुझे शुगर है? अगर मैं इतनी मीठी चाय पीऊंगी तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा। अब माफ़ करना दीदी, लेकिन ये बात ना मेरी बहू को नहीं पता थी। आइंदा वो इस बात का ध्यान रखेंगी, वो आपके लिए फीकी चाय ही बनाएगी। सही कह रही हूँ ना मैं? जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग बुआ जी के लिए ना अलग से चाय बना दिया करेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। अब बहू ने बोल दिया कि आगे से ध्यान रखेगी तो रखेगी। वैसे फिलहाल ना मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बहू जरा कमर तो दबा दे। जी बुआ जी, मैं अभी आपकी कमर दबा देती हूँ। इतना बोलकर सीमा कुंती की कमर दबाने लगती है, लेकिन तभी एक बार फिर कुंती सीमा का हाथ हटाते हुए सीमा से कहती है, सच में बहू तुझे कुछ नहीं आता। सुमित्रा, तू अपने घर में सुंदर बहू तो लेकर आ गई, लेकिन उनके काम एक भी सुंदर नहीं। अरे कमर दबा रही है या मेरी कमर को सहला रही है, पता ही नहीं चल रहा कि मेरी कमर दब रही है। तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? लेकिन बुआ जी, मैं तो सही से कमर दबा रही हूँ। कमर तो सही से दबा रही है, लेकिन मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि तू जान लगाकर मेरी कमर नहीं दबा रही। छोड़, मैं खुद ही अपनी कमर की मसाज कर लूंगी। बस मुझे मेरे कमरे तक ले जा। कुंती की ऐसी बात सुनने के बाद सीमा को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि कुंती कई सालों बाद घर आई थी। कुछ ही देर में रात हो जाती है। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे, तभी कुंती खाना खाने के बाद कहती है, सुमित्रा, बहू के हाथ में स्वाद नहीं है। खाना तो इतना सारा बना दिया, लेकिन टेस्ट
एक भी खाने में नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं है खाने में। तुझे पता है मेरी जो बहू है ना, उसके हाथ की अगर तू रोटी खा लेगी तो तू खाना खाना भूल जाएगी, क्योंकि उसके हाथ की रोटियां गोल गोल छोटी छोटी एकदम बढ़िया रहती हैं। और सब्जी, आहा, क्या स्वाद रहता है उसकी सब्जी में। कुंती की ऐसी बातें सुनने के बाद सीमा और नंदिनी को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी बुआ सास को कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो दोनों ही मजबूर थी। लेकिन कुंती की ऐसी बात सुनने के बाद सीमा नंदिनी से बुदबुदाते हुए कहती है, दीदी आपको नहीं लगता बुआ सास कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही हैं? हाँ सीमा, कर तो रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इनके नाटक झेलने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी बुआ जी जो हैं। बहू, तुम दोनों कुछ कह रही हो क्या? नहीं 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 बुआ जी, हम लोग कुछ नहीं कह रहे। आखिर हम लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ जो हम कुछ आपको कह पाए। सीमा की ऐसी बात सुनने के बाद कुंती उनसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन कुंती सीमा और नंदिनी से काम करवाती जाती और हर बार यही बोलती, मजा नहीं आया। ऐसे ही एक दिन नंदिनी और सीमा टीवी देख रही थी, तभी वहाँ कुंती आती है और उनसे रिमोट ले लेती है। बहू, अभी तुम लोगों को बहुत सारा काम करना है, जाओ, घर में बहुत काम पड़ा है, जाकर काम कर लो। तब तक मैं अपना फेवरेट सीरियल देख लेती हूँ। लेकिन बुआ जी, ये सीरियल खत्म ही होने वाला है, खत्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। नंदिनी बहू, देखो तो घर कैसा फैला हुआ है। अरे तुम घर में ही तो रहती हो और मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आई हूँ। कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन ही तो मैं यहाँ रहूँगी। तुम मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दो, क्योंकि ना इसका रिकैप भी नहीं दिखाते। तुम तो अपने सीरियल का रिकैप आराम से अपने फ़ोन में देखते रहना। ला। कुंती की बात सुनकर नंदिनी कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप पैरों को पटकते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन सीमा अभी वहीं बैठी थी, क्योंकि सीमा भीड़ बनकर वहीं बैठी अपनी बुआ सास के साथ टीवी देख रही थी। तभी कुंती उससे भी वहां से भेजने के लिए प्लानिंग करती है। सीमा बहू, तुम्हें नहीं लगता कि ये टीवी कुछ ज़्यादा ही पुराना है? हैं? मेरा मतलब है, देखो ना, इसका रिमोट भी सही से काम नहीं कर रहा। तुम्हें पता है, बड़ा टीवी होता है तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। ये तुम्हारा छोटा सा टीवी तुम्हें अजीब नहीं लगता है? मतलब कैसे कैसे मज़ा आता होगा इस टीवी में? मेरी मानो तो तुम भी एक बड़ा टीवी ले आओ। लेकिन बुआ जी, बड़ा टीवी लाने के लिए पैसे भी तो बड़े ज़्यादा होने चाहिए ना। अभी हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है जो हम बड़ा टीवी लेकर आ सके। और वैसे भी हमारे पास जो चीज़ है हम तो उसी में खुश हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ज़्यादा पैर फैलाने से चादर फट भी सकती है। बहू, तुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही जुबान चल रही है तेरी? हैं? तुझे सिखाया नहीं कि किस तरह अपने बड़ों से बात की जाती है? बुआ जी, मेरे मायके वालों ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन क्या करूं, वो टैलेंट मुझे यहाँ दिखाने का मौका नहीं मिलता। ये भगवान, देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, जरा बाहर तो आ, और बाहर आकर अपनी बहू की जुबान तो सुन। अरे इसको ये नहीं पता कि अपनी बुआ सास से किस तरह बात की जाती है। कुंती का शोर सुनकर सुमित्रा बाहर आती है और कुंती से सारी बात पूछती है। सारी बात जानने के बाद सुमित्रा सीमा को ही उल्टा बोलती है। बहू, तुझे तमीज नहीं है किस तरह से बात की जाती है? माँ जी माफ करना, लेकिन बुआ जी कम नहीं है, वो इस घर में लड़ाई लगवा रही हैं। और एक आप है कि आप बुआ जी की गलतियाँ देखती नहीं है, हर वक्त आपको बहू ही गलत दिखती है। देख रही है सुमित्रा, तेरी बहू की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। देख, तेरे दोनों बेटे जब आएंगे ना, तो मैं उन दोनों से तेरी बहुओं की शिकायत लगाऊंगी और उनको ये बताऊंगी कि उन दोनों की पत्नी कितनी बदतमीज है। हाँ हाँ, लगा दीजिएगा, मैं भी डरती नहीं हूँ। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कभी किसी की सुनूंगी भी नहीं। इतना बोलकर सीमा अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उसके घर में अब हर कोई कुंती से परेशान रहने लगा था, क्योंकि आए दिन कुंती किसी न किसी को कोई ना कोई काम देकर परेशान करने लगती है। ऐसे ही एक दिन कुंती नंदिनी के पास जाती है और उससे कहती है,
बहू मैं क्या सोच रही थी कि आज रात मैं तेरे साथ ही सो जाऊं। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही, तो सोचा तेरे साथ सोते वक्त थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और मैं तुझे पर्सनली समझने की कोशिश भी करूंगी। बुआ जी, आप मुझे समझने की कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई तू? हैं? तू नहीं चाहती क्या कि मैं तेरे साथ सोऊं? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देख बहू, अगर तुझे भी मुझसे परेशानी है तो मुझे बता सकती है। मैं तुझे परेशान करने के लिए यहाँ नहीं सोऊंगी, चली जाऊंगी अपने कमरे में। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। भला मुझे आपसे क्या दिक्कत होगी? आइए, आप भी मेरे साथ बेड पर सो जाइए। नंदिनी की बात सुनने के बाद कुंती उसके बेड पर सोने जाती है और जैसे ही वो बेड पर लेटती है वो उठकर बैठ जाती है। नंदिनी बहू, तुझे नहीं लगता ये गद्दा कुछ ज्यादा ही हल्का है? मतलब इस गद्दे में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, जरा भी लचक नहीं है इस गद्दे में। ऐसा लग रहा है गद्दे पर नहीं किसी ठोस चीज पर बैठी हूँ मैं। ये गद्दा तो अपने मायके से लेकर आई थी या फिर तुझे ये सुमित्रा ने दिलाया है? बुआ जी, ये तो मुझे मम्मी जी ने ही दिलाया है यहीं पर। वो क्या है ना, मेरे मायके से बिस्तर वगैरह नहीं आए थे। हम थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते ना, इसलिए मेरे माँ बाप ने फ्री में ही शादी कर दी। हे भगवान, सुमित्रा की इतनी गंदी पसंद हो सकती है, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था। बुआ जी, ये गंदी पसंद से आपका मतलब इस गद्दे से है या फिर मुझसे? अरे बहू, मैं तो गद्दे की बात कर रही हूँ ना कि तेरी। इतना बोलकर दोनों सो जाती हैं। अगले दिन नंदिनी अपनी सास सुमित्रा के पास जाती है। मम्मी जी, अगर आप फ्री हैं तो मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती हैं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। माँ जी, वो मुझे बुआ जी के बारे में कुछ बात करनी थी। नंदिनी ये बात बोल ही रही थी कि कुंती वहां जाती है और उसे टोकते हुए कहती है, नंदिनी बहू, तुझे भी मेरे बारे में बात करनी है? आओ आओ, बताओ क्या बात करनी है। हे भगवान, अब बुआ जी यहाँ क्यों आ गई? मैं तो यहाँ मम्मी जी से उनकी ही बुराई करने आई थी, लेकिन ये तो यहाँ पे टपक गई। बुआ जी, मैं तो बस आपकी यहाँ तारीफ करने आई थी, क्योंकि आप जब से यहाँ आई है ना, हमें टाइम पर काम करने की आदत हो गई है। बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। जब से दीदी यहाँ आई है तब से मेरी दोनों बहुएं समय से काम करने लग गई है। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया करने वाली क्या बात है। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ ना, वहाँ सब कुछ टाइम पर अपने आप होने लगता है। अब मेरी बहू को ही देख लो, मेरी बहू भी ना पहले तेरे बहू के जैसी ही आलसी थी, पर अब हर चीज समय से करने लग गई है। हाँ, समय से करेगी भी क्यों नहीं, आखिर आप उसकी गर्दन पर सवार जो रहती होंगी। अच्छा हुआ आप मेरी बुआ सासी हैं, अगर आप मेरी असली सास होती तो न जाने मेरा क्या ही होता। नंदिनी बहू, कुछ बोल रही हो क्या तुम? हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं नहीं बुआ जी, मैं आपके बारे में कहाँ कुछ बोल सकती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप सच में कितनी अच्छी हैं। आपके आते ही हम लोगों में सच में हर चीज समय से करने की क्षमता आ गई है। इतना बोलकर नंदिनी वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन कुंती नंदिनी और सीमा को परेशान करती। कभी वो खाने के लिए कुछ मंगवाती तो कभी कुछ। इन सब से अब घर का हर एक इंसान परेशान हो चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद सीमा और नंदिनी को अपनी सास से बात करने का समय मिल ही जाता है। मम्मी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे बुआ जी के बारे में कुछ बात करूं? मैं जानती हूँ बहू, तुम दोनों मुझे क्या कहोगी दीदी के बारे में। अरे जितनी परेशान तुम दोनों हो उतनी परेशान मैं भी हो चुकी हूँ। इसका मतलब आपको शुरू से ये बात पता थी कि हम लोग बुआ जी से परेशान हो जाएंगे? हाँ, मुझे तो ये बात शुरू से पता थी कि तुम दोनों दीदी से बहुत परेशान हो चुके हो। दीदी की वजह से तुम ना तो अपना टीवी सीरियल देख पाते हो, ना ही खुद के मनपसंद का खाना खा पाते हो। अकेले तुम ही नहीं बल्कि दीदी की हरकतों से मैं भी परेशान हो रखी हूँ। मम्मी जी, अगर ऐसा है तो आप बुआ जी को वापस जाने के लिए क्यों नहीं कह देती? सुमित्रा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप चली जाती है।
ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुमित्रा के दोनों बेटे राज और मोहित दोनों ही दूसरे शहर से अपने घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुमित्रा काफी खुश हो जाती है। अरे मेरे दोनों बेटे आ गए। कैसे हो बेटा? अरे देखो तो कितने पतले दुबले हो गए तुम दोनों। माँ, हम लोग पतले दुबले नहीं हुए, बल्कि हम बहुत टाइम बाद घर आए हैं, इसलिए आपको हम पतले लग रहे हैं। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें इतने समय बाद देख रही है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मोहित और राज बात कर ही रहे थे, तभी वहां कुंती, नंदिनी और सीमा भी आ जाती हैं। अपने पति को देखकर दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी मोहित और राज कुंती को देखकर उसके पैर छूते हैं। अरे आंटी जी, आप यहाँ कब आई? आंटी जी? भैया, ये आपकी आंटी, ये तो आपकी दूर की बुआ है ना? किसने बोला तुमसे कि ये हमारी दूर की बुआ है? ये तो माँ की बेस्ट फ्रेंड है आंटी जी। पापा को ये भैया बोलती थी। लेकिन मम्मी जी ने तो इन्हें। नंदिनी और सीमा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर कुंती हंस पड़ती है और उन्हें कहती है, सीमा बहू, नंदिनी बहू, मैं तुम्हारी कोई दूर की बुआ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी सास की बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, मैं इस घर में तुम्हारी बुआ बनकर आई, वो इसलिए क्योंकि मुझे सुमित्रा ने बताया था कि तुम दोनों घर में जल्दी कोई काम नहीं करती, और अगर करती हो तो वो समय से नहीं होता। काम चोरी तुम दोनों में बहुत आ गई थी। इसलिए जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगी, और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों की दूर की बुआ बनकर आ गई। कुंती के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इस बीच अगर किसी का पोपट बना था तो वो दोनों सीमा और नंदिनी थी। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी काम चोरी को मान लेती है। और इस तरह वो दोनों वादा करती हैं कि वो घर में दोबारा फिर कभी कोई भी काम चोरी नहीं दिखाएंगी। और इस तरह एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और कुंती भी अपने घर चली जाती है। गर्ग परिवार में नीलम अपने बेटे पवन, बेटी नेहा और पति सुरेंद्र के साथ रहा करती थी। एक दिन नीलम की पड़ोसन कांता उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो बहन, और सुनाओ क्या चल रहा है? आजकल तुम बाहर कम ही दिखती हो, कुछ बात है क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है बहन, बस ऐसे ही बाहर कम ही मन लगता है। खैर तुम सुनाओ। ठीक लग तो नहीं रही हो, क्या बात है बताओ। पड़ोसन हूँ तुम्हारी, हो सकेगा तो मदद ज़रूर करूँगी। अरे कांता बहन, तुम तो दिल की बात पढ़ लेती हो। हाँ, थोड़ी परेशान हूँ। पवन की शादी करनी है, कोई अमीर घर की पढ़ी लिखी सुशील लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर आज के ज़माने में ऐसी लड़की आसानी से कहाँ मिलती है भला। बस थोड़ा इसी बात की ना टेंशन हो रही है। पवन की शादी? तुझे नहीं लगता तुझे पहले नेहा की शादी करनी चाहिए? लड़कियों की शादी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। लड़कों की तो उम्र अगर बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी की शादी में देरी नहीं करनी चाहिए बहन। अगर तू कहे तो नेहा के लिए लड़का दिखाऊं? हाँ, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुझे पता है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम भला दहेज कहाँ से दे पाएंगे। तो यही सोचा है कि पवन की शादी किसी ऐसी लड़की से करे कि जिसके घर से मोटा दहेज आ जाए, तो उसी दहेज को मैं नेहा की शादी में दे दूंगी। अब जब तक पवन की शादी नहीं होगी तब तक दहेज नहीं आएगा, और दहेज नहीं आएगा तो नेहा की शादी मैं नहीं कर पाऊंगी। तूने तो बहुत दूर की सोच रखी है, पर चल मैं प्रार्थना करूंगी कि तुझे कोई ऐसी बहू मिल जाए। फिलहाल तो चलती हूँ, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। कोई लड़की हो तुम्हारी नज़र में तो बताना ज़रूर, बस मोटा दहेज लाने वाली हो। न जाने किस बेचारी के कर्म फूटेंगे जो इसके घर की बहू बनेगी है। कांता वहाँ से चली जाती है और फिर पवन आ जाता है। तब नीलम कहती है, बेटा तू मेरा प्यारा बेटा है ना? माँ क्या हुआ, फिर कोई लड़की देखी है? अरे बेटा, लड़की तो कई देखी है, लेकिन तू किसी को पसंद कर ले जिससे तेरी शादी करवा दूँ। कम से कम मेरा नहीं तो अपनी कंवारी बहन का तो सोच, वो कब तक घर पर बैठी रहेगी? ऐसे क्या अच्छा लगता है? अरे माँ, आपको नेहा की शादी की जल्दी है तो पहले उसी की शादी करा दो ना। अरे बेटा, पहले शादी तो तेरी ही होगी, तू क्यों नहीं कर लेता शादी? क्या दिक्कत है तुझे, आखिर बता मुझे। अरे मम्मी, क्या आप हर समय शादी शादी करती रहती हो? जब मेरा मन होगा तब मैं कर लूँगा। और मैंने सुना आप कांता चाची से क्या कह रही थी, एक बात जान लो,
मैं ना दहेज लूंगा और ना मैं दहेज दूंगा। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। तो मेरी शादी में दहेज के सपने तो देखना ही मत। अरे तेरे दहेज के खिलाफ होने से क्या होता है? ये समाज का नियम है, सभी दहेज लेते हैं और देते हैं। कल को नेहा की शादी होगी तो हमें दहेज देना ही पड़ेगा ना। कभी सोचा है तूने अपनी बहन के बारे में कि उसकी शादी कैसे होगी? माँ तुम तो रहने ही दो। हाँ हाँ, हम तो बुरे ही होते हैं ना जो अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। पवन अपनी माँ की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। तभी नीलम सुरेंद्र को देखकर कहती है, सुना आपने? आपका बेटा कैसी बातें कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? उसको दहेज लेना नहीं और नेहा की शादी में हम कहाँ से ला कर दे पाएंगे बताइए? आजकल बिना दहेज कहाँ शादी होती है? हाँ, मैंने सुना और मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दहेज हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। ना दहेज लेना चाहिए और ना देना चाहिए। हमारी नेहा के लिए भी कोई ऐसा घर मिल ही जाएगा जो दहेज के खिलाफ होगा। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा समझदार है और हमें उसके जैसा ही समझदार लड़का अपनी नेहा के लिए भी मिल ही जाएगा। हे भगवान, ये दोनों बाप बेटा पागल हो गए। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अभी किसको समझा रही हूँ? जब शादी करने जाओगे तब देखते हैं कौन कितना समझदार है। जब सामने से लड़के वाले मुंह खोलकर दहेज लेंगे। आए बड़े समझदार बेटे के समझदार बाप। तुम बिना बिना बहुत लाल पीली हो जाती हो। कुछ दिन गुजर जाते हैं कि पवन एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे घर ले आता है। मम्मी पापा, ये आपकी बहू है श्वेता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। हे भगवान, बेड़ा गर्क कर दिया तूने तो। हम लोगों को बताना तक जरूरी नहीं समझा। उसने मुझे बताया था और तुम्हें बताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि तुम मानती नहीं। इसलिए मैंने उससे कहा कि कोर्ट मैरिज कर ले बेटा, और बहू को ऐसे यहाँ खड़ा मत कर बेटा, उसे कमरे में लेकर जा। जी पापा। दोनों बाप बेटे मुझे बर्बाद करके ही मानेंगे। मुझे पता था तो कुछ ऐसा ही करेगा, तभी शादी ना करने के बहाने दिया करता था। पवन श्वेता को कमरे में बिठाकर वापस आता है तो नीलम उसे बहुत डांटती है। मैं ये सोचकर बैठी थी कि तेरी अरेंज मैरिज कराऊंगी, बहू दहेज लेकर आएगी तो नेहा की भी ढंग से शादी होगी, पर तूने तो सब पर पानी फेर दिया। अब कैसे होगी नेहा की शादी? बहन को पूरी जिंदगी अब कमारा ही देख। किस बात का समझदार है बेटा जो इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई? देखो मम्मी, पहली बात मैं श्वेता से प्यार करता हूँ और दूसरी बात मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो बताओ, मैं श्वेता के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुन रहे हो ना पवन के पापा? अब आपका बेटा घर छोड़ने की धमकी दे रहा है। यही कमी थी, वो भी पूरी कर दी। कुछ और बाकी है क्या बेटा? तो वो भी बोल दे। अरे शांत हो जाओ, शांत। वो कहीं नहीं जा रहा। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। कुछ देर बाद नीलम अपना गुस्सा शांत करके पवन के कमरे में आती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। माँ कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये जो बहू बनकर आई है ना, अब इसे तो मैं घर से निकाल कर जरूर रहूंगी। नीलम वहां से चली जाती है। पवन के घर छोड़कर जाने के बाद से नीलम थोड़ा घबरा जाती है और उसके सामने श्वेता को स्वीकार कर लेती है, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी कि वो श्वेता को इस घर से निकाल कर रहेगी, इसलिए वो उसे परेशान करना शुरू कर देती है। क्या बना रही हो बहू? खीर बना रही हूँ पवन के लिए। पवन को खीर बहुत पसंद है ना। अच्छा अच्छा। अरे मैं ना सब्जी काट कर बाहर ही भुलाई, जरा उठा ला तो। बुढ़ापा आ गया है ना, तो चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है, वरना मैं खुद ही ले आती। अरे माँ जी कोई बात नहीं, मैं अभी ले आती हूँ, आप आराम से बैठो। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं कर लिया करूँगी। कितनी अच्छी बहू है मेरी। जा बेटी जा, सब्जी ले आ। हाँ। श्वेता को बाहर भेजकर नीलम खीर में नमक डाल देती है ताकि पवन और उसके बीच लड़ाई हो जाए। अरे श्वेता क्या बना रही हो इतनी देर से? कुछ खिला दो, भूख लग रही है। ला रही हूँ बस। श्वेता एक कटोरे में खीर लेकर आती है। अरे वाह, तुमने खीर बनाई है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से मेरे और माँ के लिए निकाल दो। हाँ अभी दे रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू ही खा, मुझे खीर बहुत कम पसंद है।
अरे माँ, खाकर तो देखो, बहुत स्वाद लग रही है। एक बार तू भी खा बेटा, फिर तुझे सब स्वाद ही स्वाद लगेगा। क्या हुआ माँ, खीर खाओ ना आप। नहीं बेटा, तू खा, मुझे किचन में काम है, मैं जा रही हूँ। नीलम वहां से किचन में चली जाती है ताकि दोनों को लड़ाई करते हुए देख पाए, और तभी पवन खीर खाता है। अरे वाह, क्या खीर बनाई है, बहुत स्वाद है, मज़ा ही आ गया। ये क्या बोल रहा है, नमक इसको मीठा लग रहा है? लगता है मेरा ये प्लान तो फेल हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना कहकर नीलम वहां से चली जाती है। तब श्वेता भी थोड़ी सी खीर खाकर देखती है। छी छी छी, आप इसको कैसे खा रहे हैं? इसमें तो पूरा का पूरा नमक है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो चीनी ही डाली थी। अरे कोई बात नहीं, तुमने पहली बार बनाया है, इतना ही काफ़ी है। और नमक से ज़्यादा इसमें प्यार मिला हुआ है, इसलिए बहुत मीठी बनी है तुम्हारी तरह। पवन श्वेता से बहुत प्यार करता था, इसलिए ऐसी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन नीलम आए दिन कुछ न कुछ करके श्वेता को गलत साबित करने में ही लगी रहती। और एक दिन, मैंने इसके कितने काम बिगाड़े, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं कौन सा जादू किया है मेरे बेटे पर इसने, जो इसको कुछ कहता ही नहीं। एक दिन श्वेता बाहर घर के काम से जाती है तो कांता कुछ भारी सामान उठा रही थी। श्वेता कांता की मदद कर देती है। माँ जी लाओ, सामान मैं उठा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं उठा लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं भी इसी रास्ते से जा रही हूँ, इसी बहाने आपसे बातें भी हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं, कहाँ रहती हो? मैं तो आपकी पड़ोसन हूँ, पवन की पत्नी हूँ। अभी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई है हमारी। पवन की पत्नी मतलब तुम नीलम के बहू हो? नीलम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, बहू ले आई और मुझे कुछ बताया तक नहीं। मैं शाम को आती हूँ तुम्हारे घर, फिर उसकी खबर लूँगी। ना कोई मिठाई, ना कोई बधाई। बताओ, पड़ोसन होने का क्या फ़ायदा भला? जी ज़रूर आइएगा। लाओ बेटा, अब मेरा घर आ गया, अब तुम भी अपने घर जाओ। शाम को मैं आती हूँ। हाँ। शाम में कांता जब नीलम के घर आती है। ये लो जी, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अब मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रही हो, क्या बात है? ओहो, अब बात भी मैं ही बताऊं क्या? बेटे की शादी कर ली और एक लाडू तक नहीं खिलाया। हाँ, अरे क्या बताऊं बहन, शादी के बारे में तो हम ही नहीं जानते थे। क्या मतलब? अरे कोर्ट मैरिज की है मेरे बेटे ने। अरे तो क्या हुआ, जो भी कहो, बहू तो तुम्हारी बहुत संस्कारी है। अरे तो इन संस्कारों का क्या मैं अचार डालूंगी? दहेज तो एक कौड़ी का ना लाई। नीलम, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कद्र करो। अगर ऐसे ही दहेज दहेज करती रहोगी तो बहुत पछताओगी एक दिन। कांता ये बोलकर चली जाती है। श्वेता भी दूर खड़ी उन लोगों की ये बातें सुन रही थी, इसलिए वो नीलम के पास आकर कहती है, मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी आप मुझसे गुस्सा क्यों रहती हैं? देख, मैं सीधी बात बता रही हूँ तुझे। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा अरेंज मैरिज करे, मेरी बहू दहेज लाए, ताकि मेरी बेटी की भी अच्छे से शादी हो सके। हम गरीब लोग भला कैसे दहेज देंगे? अरे बस इतनी सी बात, तो ये आप मुझे कहती तो सही। मेरी एक एफडी है 20 लाख रुपए की, मैं वो तोड़ दूंगी नेहा दीदी की शादी के लिए। आप क्यों फिक्र करती हैं? श्वेता अपनी एफडी तोड़कर नीलम को दे देती है, जिससे नीलम बहुत खुश होती है और अब वो अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। श्वेता इस बारे में पवन को भी बता देती है। पवन अपनी माँ की जिद जानता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। आइए आइए आइए, बैठिए। कौन है मम्मी? ये शादी के लिए तुम्हारी बहन को देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। मेरे मम्मी पापा अमेरिका में रहते हैं, इसलिए मैं ही अकेला आया हूँ नेहा को देखने। अच्छा, तो आप भी अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं, मैं यहीं रहूँगा। अरे तू क्या बातें करने लग गया? पहले नेहा को तो इनसे मिल लेने दे। नेहा पंकज से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर पंकज नीलम से कहता है, लेकिन शादी से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप अपनी मर्जी से जो अपनी बेटी को देंगे वो तो देंगे, लेकिन उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 20 लाख रुपए दें, ताकि मैं अपना कारोबार यहाँ शुरू कर सकूँ। हाँ हाँ बेटा, हमें मंजूर है, दहेज तो हमें देना ही है।
पैसे शादी से पहले दे देंगे और बाकी दहेज शादी के बाद। ऐसा है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर। देखा लड़का कितना अच्छा है, नेहा के लिए बिल्कुल सही है। जब पंकज वहां से चला जाता है तो पवन कहता है, अरे मम्मी, आपने 20 लाख देने का वादा क्यों कर लिया? मैं आपको दहेज देने को मना कर रहा था और आप यहाँ इतना कैश देने को तैयार हो। हाँ नीलम, पवन सही कह रहा है, ये गलत है। हमें कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा अपनी नेहा के लिए। ऐसे किसी पर विश्वास करके इतनी बड़ी रकम नहीं दी जाती। इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला, अब आप लोग बीच में टांग मत अड़ाओ। रिश्ते विश्वास से ही बनते हैं। लेकिन माँ, पहले परिवार तो देख लो। अरे नेहा को लड़के के साथ रहना है, परिवार से हमें क्या लेना देना। अब तुम लोग आगे कुछ नहीं बोलोगे? हाँ। पवन और सुरेंद्र नीलम को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि नेहा भी उसे मना करती है, पर वो नहीं मानती। शादी की तैयारियां होने लगती है और फिर शादी से करीब 2 महीने पहले पंकज फिर से आता है। मैं शादी से पहले आना तो नहीं चाहता था, पर वो कारोबार शुरू करना है ना, तो सोचा पैसे ले लूँ आकर। हाँ हाँ, इसमें झिझकने वाली कोई बात नहीं है। ये लो 20 लाख। जी माँ जी, अब आप शादी की तैयारी करो। पंकज पैसे लेकर चला जाता है और गायब हो जाता है। क्या बात है मम्मी, किसे फ़ोन लगा रही हो, इतनी परेशान क्यों? अरे वो पंकज का फ़ोन कल से स्विच ऑफ आ रहा है, तो एक काम करना, उसके घर जाकर पता कर। ठीक है मम्मी। पवन पंकज को ढूंढने जाता है और वापस आकर बताता है, उस पते पर मम्मी कोई नहीं रहता। आसपास किसी को भी इस नाम के आदमी का कुछ नहीं पता। वो आदमी 20 लाख लेकर भाग गया, वो एक ठग निकला मम्मी। क्या? हे भगवान, ये क्या बोल रहा है तू? मैंने बहू के दिए हुए सारे पैसे उसे दे दिए और तू कह रहा है कि वो भाग गया। नीलम फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो पवन और सुरेंद्र से अपने किए की माफी मांगती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप लोगों की बात न मानकर, मुझे माफ कर दो। रो मत मम्मी, जो होना था सो हो गया। ये समझ लो कि एक बला थी जो टल गई। पर अब तो आप इस बात को मान लो कि दहेज लेना या देना दोनों ही गलत होते हैं। ये सब दहेज के चक्कर में ही हुआ है। हाँ बेटा, तूने सही कहा था। मुझे मेरा सबक मिल गया है कि शादी 2 आत्माओं का बंधन है, न कि पैसे और दहेज का। पर अब मेरी बेटी का क्या? वो तो बेचारी बैठी सोच रही कि उसकी शादी होने वाली है। आप उसकी चिंता ना करो मम्मी, उसके लिए मेरी नज़र में एक लड़का है, संस्कारी और सुशील है, और वो लोग दहेज भी नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा कौन लड़का है बेटा? मेरा दोस्त पूरव, वो आज आने ही वाला है। मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। वो हमारी नेहा को बहुत पसंद करता है और उसे खुश भी रखेगा। पवन पूरव को अपने घर वालों से मिलवाता है। पूरव सबको बहुत पसंद आता है और उसकी नेहा से शादी तय हो जाती है। ये लो श्वेता, तुम्हारे 20 लाख रुपए। पंकज पकड़ा गया क्या? कहाँ मिला वो? पंकज मेरा दोस्त है और ये सारा मेरा प्लान था मम्मी को समझाने का, ताकि वो दहेज की जिद छोड़ दे और ये समझे कि दहेज कितनी बड़ी कुप्रथा है। हे भगवान, आपने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली, कम से कम मुझे तो बता देते। मैं नहीं चाहता था कि कोई बात जरा सी भी लीक हो और प्लान बिगड़े, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ये बात सिर्फ मेरे और पंकज के बीच में थी। अच्छा, वैसे आपने बहुत सही किया। अब मम्मी जी कभी भी दहेज का नाम नहीं लेंगी। कुछ ही समय बाद नेहा और पूरव की शादी हो जाती है और अपने दोनों बच्चों की शादी बिना दहेज के होते देखकर नीलम समझ जाती है कि शादी बिना दहेज के होना संभव है और सबको ऐसा ही करना चाहिए। उस चाय वाली आंटी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 12 रुपए की चाय में उसने 1 इलायची का दाना तक नहीं डाला। अब देखो कल मैं उसका क्या हाल करती हूँ। चेतना की आवाज सुनकर उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। हे भगवान, शादी की उम्र हो चुकी है इस लड़की की, लेकिन अभी तक इसकी नींद में बोलने की आदत नहीं गई। अब इसमें इस बेचारे की क्या गलती? ऐसे तो सुबह तो कुछ याद भी नहीं रहता। यही तो दिक्कत है। कल को इसे पराए घर जाना है, वहाँ पर भी अगर इसने ऐसे ही नींद में अपनी सास की बुराई शुरू कर दी तब क्या होगा? खुद तो भूल जाएगी, लेकिन वो लोग तो नहीं भूलेंगे ना। अरे तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी हमारी बेटी नींद में सच ही तो बोलती है। आप अभी ना ये सब हल्के में ले रहे हैं। कल जब इसके ससुराल वाले इसे नींद में बोलने की वजह से घर से निकाल देंगे ना, तब बैठकर पछताते रहना। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं?
सभी डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। चेतना के माता पिता उसकी नींद में बोलने की बीमारी से परेशान रहते हैं। तभी एक दिन चेतना को देखने अनमोल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ आता है। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमने तो अभी से इसे अपनी बहू मान लिया है। हाँ जी, अब बस आप ये बताइए कि शादी कब करनी है। हम तो इसे बहू बनाकर ले जाने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है। अब जब आप कहो हम इनकी शादी करवा देंगे। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो 1 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। क्यों ना हम तभी इन दोनों की शादी करा दें? हाँ, क्यों नहीं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। देखते ही देखते चेतना और अनमोल की शादी हो जाती है। अपनी नींद में बोलने वाली बीमारी से अनजान चेतना शादी से बेहद खुश होती है। ससुराल में पहले दिन ही वो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। शादी के पहले दिन। बहू, तेरे मायके वालों ने तुझे क्या क्या सामान दिया है, बताना तो। मम्मी पापा ने मुझे 2-4 साड़ियाँ और कुछ गहने दिए हैं। बहू, एक काम कर, वो सब ना तू मुझे दे दे। वो क्या है ना, मैं उन्हें अपनी तिजोरी में रख दूंगी। तुझसे कहीं इधर उधर हो गए तो। चेतना अपनी सास के इरादों को समझ जाती है, लेकिन वो कुछ ना बोलकर गहने देना ही उचित समझती है। ये लीजिए मम्मी जी, मायके से मुझे यही सब मिला है। अच्छा किया बहू जो तूने मुझे ये सब सौंप दिया। अब सुन, ये सब तू अपने मायके वालों को मत बताना। घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए ना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। चल, अब तू अपने कमरे में जाकर सो। हाँ बेटा। सास की बात मानकर बबीता अपने कमरे में चली जाती है। रात में अनमोल और चेतना साथ में ही सोए होते हैं। इतने में चेतना फिर से नींद में बोलना शुरू कर देती है, और इस बार वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी सास की ही बुराइयां शुरू कर देती है। मेरी लालची सास ने मेरे सारे गहने ले लिए। माँ पापा ने कितने प्यार से मुझे वो सब दिया था। मेरी सास इतनी लालची होगी, इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। चेतना की आवाज सुनकर अनमोल की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर से उठकर चेतना की तरफ देखता है। ये चेतना नींद में क्या बोले जा रही है? मेरे मायके से इतना दहेज मिलने के बाद भी उस खुसड़ बुढ़िया का पेट नहीं भरा। मेरी साड़ियाँ, मेरे गहने सब उस चुड़ैल बुढ़िया ने हड़प लिए। अनमोल ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो चेतना को जोर जोर से आवाज देकर हिलाने लगता है। चेतना उठो, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? उठो चेतना। अनमोल चेतना को उठाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उठना तो दूर, चेतना टस से मस तक नहीं होती। अंत में थक हार कर वो अपने दोनों कानों में रुई डालकर सो जाता है, और अपनी नींद में बोलने की आदत से अनजान चेतना बेफिक्र होकर पूरी रात भर बोलती रहती है। अगले दिन सुबह। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाऊं? अरे जो तेरा मन हो कुछ भी बना दे अच्छा सा। वैसे अनमोल कहाँ है? उठा नहीं अभी तक? नहीं मम्मी जी, वो तो ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं जैसे रात भर सोए ही ना हो। इतना कहकर चेतना रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में अनमोल भी उठकर बाहर आ जाता है। अरे क्या हुआ अनमोल? इतनी देर तक तो तू कभी सोया नहीं, फिर आज कैसे इतनी देर तक सोता रह गया? अब क्या बताऊं माँ, पूरी रात चेतना ने सोने ही नहीं दिया। वो रात भर। इससे आगे कि अनमोल कुछ कहता, उससे पहले ही दुष्यंत बोल उठता है। ये सब बातें कौन बताता है नालायक? अरे पापा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप जिसे अपनी बहू बनाकर घर लाए हो ना, वो कल पूरी रात नींद में आप लोगों को गालियां दे रही थी। गालियां? लेकिन क्यों? अरे वो सब तो आप माँ से ही पूछो। इन्होंने बेचारी के सारे गहने जो ले लिए थे, तो नींद में वो गाली ही देगी ना इन्हें। अब काम भी तो ऐसा ही किया है इन्होंने। हाँ? अरे तो मैंने कौन सा बहू से जबरदस्ती गहने मांगे थे? अरे वो तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने गहने तिजोरी में संभाल रही हूँ तो बहू से भी पूछ लेती हूँ। बबीता की बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी वहाँ चेतना सभी के लिए खीर लेकर आ जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है।
वाह चेतना, ये सही है, कभी शोला तो कभी शबनम। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात भर तो तुम मम्मी को गालियां दे रही थी, कोस रही थी, और अब ऐसे खीर खिला रही हो जैसा तुम इनसे कितना प्यार करती होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा बोल रहा है कि कल पूरी रात तुम मुझे गालियां दे रही थी, क्या ये सच है बहू? मम्मी जी, भला मैं आपको गालियां क्यों दूंगी? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सपने में ही कल तुम पूरी रात माँ को गालियां दिए जा रही थी, कभी खुसट तो कभी चुड़ैल बुढ़िया बोल रही थी मेरी माँ को। क्या बहू, तुझे मैं चुड़ैल दिखाई देती हूँ? और किस एंगल से मैं तुझे बुढ़िया दिखाई दे रही हूँ, जरा बताना तो। मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं है। इतने में चेतना रोने लग जाती है। चेतना को रोता देख सभी उसे माफ कर देते हैं और हंसी खुशी बैठकर उसके हाथ की खीर खाने लगते हैं। रात में सबके पति देवता होते हैं, लेकिन मेरा पति देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस। मन तो करता है उन्हें कच्चा चबा जाऊं। चेतना की खुसुर पुसुर की आवाज सुनकर अनमोल फिर से उठ जाता है और उसकी बातें सुनकर डर से कांपने लगता है। ये चेतना क्या बोल रही है? अभी मुझे 1 दिन नहीं हुआ यहाँ आए और उस चिरकुट ने मम्मी जी से मेरी चुगली कर दी। ऐसे पति तो भगवान दुश्मन को भी ना दे जैसा मुझे दिया है। मन तो कर रहा था उनकी खीर में चीनी की जगह जहर मिला दूं। चेतना की बातों से अनमोल के पसीने छूटने लगते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप बिस्तर की दूसरी साइड चद्दर से मुंह ढककर सो जाता है। अगले दिन, बहू, ये अनमोल को आजकल क्या हो गया है? सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन ये लड़का अभी तक उठा नहीं। जरूर मेरे खिलाफ कोई नई कहानी सोच रहे होंगे। आप उनकी टेंशन छोड़ दीजिए पापा जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर चेतना रसोई में जा रही होती है कि तभी वहां अनमोल आ जाता है। चेतना को देखते ही अनमोल थर थर कांपने लगता है। इससे पहले कि चेतना कुछ समझ पाती, अनमोल झट से उससे 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता है। अब इन्हें क्या हो गया? खैर, मुझे क्या। चेतना उसे नजरअंदाज करते हुए रसोई की ओर चली जाती है। क्यों बे नालायक, शादी क्या हो गई? इस घर का नियम भूल गया क्या? 10 बजे सोकर कौन उठता है? आपको बताकर क्या फायदा है? मेरी बात पर तो आपको यकीन होगा नहीं। दुष्यंत कुछ कहता, इससे पहले ही चेतना सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। मुझे नहीं पीनी चाय। वैसे तो रोज सुबह उठकर तू चाय मांगा करता था, फिर अब क्या हो गया तुझे? माँ, मुझे इसके हाथ की चाय नहीं पीनी। क्यों? क्या मैंने इसमें आपके लिए जहर मिलाया है? तुम्हारा भरोसा नहीं है? क्या पता जहर ही मिलाया हो मेरी चाय में। अनमोल की बातों से चेतना को फिर बुरा लग जाता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। ये क्या है अनमोल? चेतना बीवी है तुम्हारी, वो तुम्हें जहर क्यों देगी भला? अरे पापा, कल वो नींद में यही सब बोल रही थी, उसका क्या भरोसा? कल बोल रही थी, आज सच में जहर दे देती तो। अनमोल की बातें सुनकर बबीता आग बबूला हो जाती है और तुरंत चेतना के मायके वालों को फोन लगा देती है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बबीता जी, सब ठीक है ना? अब हम आपको क्या बताएं, जब से आपकी बेटी इस घर में आई है तब से कभी नींद में मुझे चुड़ैल बोलती है तो कभी बुढ़िया, और हद तो तब हो गई जब आज उसने मेरे बेटे को भला बुरा बोला। आपने अपनी बेटी की नींद में बोलने की बीमारी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखिए बहन जी, आप उसकी बातों का प्लीज बुरा मत मानिए। वो नादान है और फिर उसे ना अपनी इस आदत के बारे में पता तक नहीं है। दरअसल दिन भर में उसे जिन बातों का बुरा लगता है ना, वो सिर्फ उन्हीं बातों को सपनों में दोहराती है और फिर सुबह तक तो सब भूल भी जाती है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम उसे खुश नहीं रखते? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप बस उसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए। वो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती ना, इसलिए जब कोई बात उसके दिल में चुभ जाती है तो वो उसे नींद में बड़बड़ाती रहती है। मीनाक्षी की बातें सुनकर बबीता सोच में पड़ जाती है और फोन रख देती है। कुछ समय बाद घर की नई बहू को देखने पास ही रहने वाले पड़ोस के कुछ लोग आते हैं। बबीता, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिली तुझे इतनी सुंदर बहू? अभी से तो तुम लोग मेरी फूटी किस्मत ही समझ लो।
कि भगवान ने इसे मेरे पल्ले बांध दिया। क्यों बबीता, तू खुश नहीं है क्या अपनी बहू से? अब खुश रहने के अलावा कोई और ऑप्शन भी है क्या? ये तेरे गले में हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बहू के मायके वालों ने दिया है क्या? अरे नहीं, ये तो मेरा है। बहू अपने मायके से तो बहुत सस्ती चीजें लाई है, मुझे तो उन्हें पहनने में भी शर्म आ रही है और इसके मायके वालों को देने में भी शर्म नहीं आई। बबीता की ये बातें सुनकर चेतना की आंखें भर आती है। होठों को दबाते हुए वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है और जब उसमें कामयाब नहीं होती तो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आपको इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। बेटा, मैं चाहती थी कि वो खड़े होकर बोले, जिससे उसे फिर कभी नींद में बोलने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन सब उल्टा हो गया। रात में दुष्यंत और बबीता भी चेतना और अनमोल के रूम में आ जाते हैं, जहां वो चेतना को नींद में बड़बड़ाते हुए देखते हैं। मम्मी जी, आज आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सबके सामने मेरे परिवार वालों का मजाक उड़ाया। मुझे उनकी बातें सुनकर आज बहुत चोट लगी है। देखा माँ, चेतना को कितना बुरा लगा है। मीनाक्षी जी सही बोल रही थी। चेतना कभी बड़ों का अनादर नहीं करती, उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, लेकिन जिन चीजों से उसे ठेस पहुंचती है वो उसे नींद में बोलती है। गलती हमारी है, हम बहू को समझ ना सके। जिसे हम लोग बीमारी का नाम दे रहे थे वो बीमारी नहीं, इसके दिल के आंसू थे। सच में पापा, हमने इसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे टोकते हैं। अनमोल जी भी मुझसे दूर भागते हैं। आप कहाँ हो मॉम डैड? मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ। चेतना के दर्द भरी बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहू जैसी भी है, मुझे स्वीकार है। मुझे भी मम्मी। इसने सारा दर्द अपने सीने में छुपा कर रखा, लेकिन किसी से एक शब्द नहीं कहा। इससे अच्छी पत्नी मुझे कोई और मिल ही नहीं सकती। चलो, बहुत रात हो गई है, अब तुम लोग भी सो जाओ और बहू को भी सोने दो। अगले दिन सुबह जब चेतना उठती है तो सब लोग उससे बेहद प्यार से बात करते हैं, उसे अपनापन महसूस कराते हैं और अब तो उसका पति भी उससे दूर नहीं भागता। एक रात में अचानक सबका बदला व्यवहार चेतना को बेहद पसंद आता है। अब वो हंसी खुशी सबके साथ रहती है।